फाइन, होपफुली आप ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले ईएमआई एंड एसी इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और साथ में अल्टरनेटिव करंट के बारे में, दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से एक और एलिमेंट आता है जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं। ओके, 3 एलिमेंट्स काफ़ी यूज होते हैं। पहला एक है रेजिस्टर्स, दूसरा है इंडक्टर और सॉरी दूसरा है कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो। ओके, और तीसरा जो है ये आपका इंडक्टर एक एलिमेंट है, ये हम स्टडी करते हैं इसको, राइट। तो अब इसमें बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्लक्स क्या है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है फ्लक्स क्या है। फ्लक्स बेसिकली आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। एक तरह से जिस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड समझते हो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। बाकी फ्लक्स क्या है देख लीजिए। फ्लक्स का मतलब किसी गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, गिवन एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अगर किसी एरिया से ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इसका मतलब उससे ज़्यादा फ्लक्स है, ज़्यादा फ्लक्स पास कर रहा है। और अगर कम फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं तो उससे बोलेंगे कम फ्लक्स पास हो रहा है उससे। एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड है, बोर्ड पे एक बल्ब से हम लाइट अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अब हम क्या करें कि एक की जगह हमने इस पे तो जो भी फ्लक्स कुछ जो ब्राइटनेस दिखेगी आपको, जो इंटेंसिटी दिखेगी लाइट की, अब हमने क्या किया कि 4 यहाँ पे बल्ब लगा दिया। जो 4 बल्ब लगा दिया तो इससे इंटेंसिटी आपकी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब वो क्या है, वैसे लाइट की इंटेंसिटी जो बदल रही है, चेंज हो रही है, वही फ्लक्स है। ओके, वही फ्लक्स है यहाँ पे। ओके, अब इसको अगर देखिए इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हम जो है निकालते हैं, इसका फॉर्मूला जो देते हैं वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में देते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ नई चीज़ आ जाती है कि फ्लक्स, तो देखिए एरिया को हम वेक्टर यहाँ पे मानते हैं, ये चीज़ याद रखिए। नॉर्मली एरिया एक स्केलर क्वांटिटी हम अभी तक पढ़ते आए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आप इसके एरिया को एक वेक्टर मानेंगे तो हम ये जो लॉ देंगे, ये लॉ तभी हम दे पाएंगे जब एरिया को एक वेक्टर मानेंगे। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली सही है, इसका आउटपुट एक्सपेरिमेंटली सही है, इसलिए एजम्पशन यहाँ पे सही होता है। तो ये एरिया को वेक्टर मानने का जो एजम्पशन है वो सिर्फ यहाँ पे हम करते हैं, हर जगह एरिया को वेक्टर नहीं लेते हैं। एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हम एज्यूम करते हैं। अब बाकी बात करते हैं कि एरिया अगर वेक्टर है तो उसका क्या डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन उसका प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड से देखिए, कोई प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में उसका एरिया वेक्टर आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि कोई एक बुक ले लिया मैंने, सपोज करिए ये बुक लिया मैंने, ठीक है ना। अब ये बुक ली है तो ये सपोज कोई सा भी बुक ले लेता हूँ या कोई सा भी, सपोज करिए यही ले ली सरफेस, इसका ये एरिया है। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अगर एरिया को वेक्टर मान रहे हो तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज़ होगा यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या है, फ्लक्स हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बोलते हो बी डॉट डी एस, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे। तो उसके बाद कोई फ्लक्स, मेरे ख्याल से फ्लक्स यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब कोई ये एरिया है, इसमें डायरेक्ट ऐसे मतलब ये प्लेन है, प्लेन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, तो प्लेन ऑफ द सरफेस, ये सरफेस का प्लेन है, उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, अगर फील्ड लाइंस पास कर रही है, फील्ड लाइंस भी इसी लाइन से है, इसी के अलॉन्ग है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, फील्ड लाइंस भी इधर और ये एरिया वेक्टर भी इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। अगर 0 है तो क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। अगर मान लीजिए एरिया है, एरिया वेक्टर ये है और फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, तो इससे क्रॉस करने वाले कितने फ्लक्स फील्ड लाइंस हो गए, 0। ओके, तो उसमें मिनिमम फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ देखिए, फ्लक्स चेंज होता है अगर किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया पे, किसी भी जगह पे फ्लक्स अगर चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से
फ्लक्स चेंज होने की वजह से चीज़ें चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर किसी भी जगह पे एरिया मतलब कोई भी एरिया आप लेते हो या कोई भी इस लूप लेते हो, उससे पास होने वाला फ्लक्स अगर वेरी कराते हो, तो फ्लक्स वेरी कराते हो तो क्या होता है उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उस ईएमएफ को ही मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, वही फैराडे लॉ बोलते हैं कि फैराडे लॉ ये मतलब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है वही ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। अगर एक बार ईएमएफ आ जाता है तो मतलब एक तरह से ये पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल यानी कि इसको बैटरी की तरह एज्यूम कर सकते हो। बैटरी क्या मतलब इस लूप में एक ऐसा क्या होगा कि एक लूप में बैटरी आप समझ लीजिए कि आ गया टेम्पररीली, जब तक कि उसमें से फ्लक्स चेंज करते जाओगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये फ्लक्स। अब ये फ्लक्स चेंज करने का काम आपका है, मतलब बोलने का मतलब कि फ्लक्स जो है दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एस या बी डॉट एस ऐसे है। मतलब कि इसको क्या लिख सकते हो, बी एस कॉस थीटा। अब इसको चेंज करने का या तो आप बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या फिर एरिया चेंज करो या फिर एंगल इनके बीच का एरिया चेंज करो। फील्ड लाइन चेंज करो या एरिया वेक्टर चेंज करो या इनके बीच का एंगल चेंज करो। तीनों दोनों में से तो तीनों में से कोई से भी आप चेंज करोगे तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। कोई भी चीज चेंज करोगे तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो अब फ्लक्स चेंज कैसे करते हो भाई, फ्लक्स तीनों में से कोई सा भी चेंज करो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब बैटरी इंड्यूस हो जाएगा। बैटरी अब ये लूप है और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब उसका एक बैटरी इंड्यूस हो गया। वो बैटरी किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो, मतलब इस जगह पे भी लगा सकते हो, इस जगह पे भी लगा सकते हो, इस जगह पे लगा सकते हो, इस जगह पे भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ है। अब अगर बैटरी है किसी लूप में, मतलब बैटरी है तो अगर रेजिस्टेंस अगर पता है आपको तो करंट उतना फ्लो करेगा। करंट आप निकाल सकते हो। बैटरी वी बाई आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हो ना, तो करंट आपका आ जाएगा करंट। ओके, तो ये एक तरह से क्या है, इंड्यूस ईएमएफ ये बैटरी की तरह ही ट्रीट करता है, पूरी हर तरह से इस बैटरी की तरह ही काम करता है। बस एक बार जनरेट हो गया तो बैटरी की तरह आप इसको ट्रीट करके और सर्किट्स में काम ले सकते हो। फ्लक्स चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। अब मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो या एरिया चेंज कर लो। एरिया बढ़ाते जाओ, कोई लूप ले लिया उस लूप को खींच दिया एक्सपैंड कर दिया तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ओके, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी अगर चेंज करते हो, तो उससे भी फ्लक्स चेंज होगा। ओके, या किसी फील्ड लाइन्स है उसमें आप किसी लूप को रोटेट करो या उस रोटेट करो या इस तरह से मूव करो कि उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। तो ये तरीके हैं। एक बार आपका फ्लक्स, अब देखिए जो लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसका डायरेक्शन कुछ होना चाहिए। ईएमएफ का मतलब बैटरी, बैटरी जो इंड्यूस हुआ, जो बैटरी इंड्यूस होता है, बैटरी के दो पोलैरिटी होती है। तो पोलैरिटी ये भी हो सकती है, मतलब ये भी बैटरी जो इंड्यूस हुआ वो इस तरह से भी रख सकते हो या इस तरह से रख सकते हो। कौन से तरीके से रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो या इस तरह से रख सकते हो। किस तरह से रखना है आपको, ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, तो वो उसके लिए लेंज लॉ आपको बताता है कि लेंज लॉ आपको ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना उसका डायरेक्शन किधर से कैसे रखोगे, डायरेक्शन कैसे रखोगे, ये यहाँ से पता चलता है, लेंज लॉ से पता चलता है। ठीक है, इनका ये बोलना है लेंज लॉ का कि किसी भी लूप में मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है उसका डायरेक्शन इस तरह से होता है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस यानी बैटरी जो इंड्यूस होती है, ई इंड्यूस, ये ई इंड्यूस है, ये भी ई इंड्यूस है, ये इस तरह से जनरेट होती है कि ये उस कॉज को अपोज करे करता है जिससे ये जनरेट हुआ है, उस कॉज को अपोज करता है जिससे ये जनरेट हुआ है। आई बात समझ में, ये किस कॉज से जनरेट हुआ है, तो ये जनरेट हुआ है इससे पास हो रहे फ्लक्स की वजह से। अगर मान लीजिए फ्लक्स ये फील्ड लाइन्स अंदर है, अंदर मतलब कि ये फील्ड लाइन्स अंदर पास कर रही है, तो अंदर की तो अगर मान लो अंदर की तरफ बढ़ने लगे तो बढ़ने लगेगा, तो फ्लक्स इससे जो पास हो रहा है वो बढ़ने लगेगा, और जो फ्लक्स जो बढ़ने लगेगा, जो फ्लक्स बढ़ने लगेगा, तो जब फ्लक्स बढ़ने लगता है ई इंड्यूस आएगा, ई इंड्यूस।
तो अभी ई इंड्यूस का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि इसके बढ़ने को रोके, फ्लक्स को बढ़ने, फ्लक्स कैसे पता ये पैदा हुआ, फ्लक्स के बढ़ने की वजह से। तो ये इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन इसका कि फ्लक्स के बढ़ने को रोके, फ्लक्स के बढ़ने को रोके। उसके लिए क्या करेगा, तो ये खुद का भाई अभी करंट लूप है, इसमें बैटरी इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस ईएमएफ आया, तो ये इंड्यूस ईएमएफ करंट फ्लो कराएगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका इस तरह से जनरेट होगा कि ये इधर से अंदर से जो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, उसको अपोज करे। देखिए अब करंट जो इसका जनरेट होगा, करंट इसमें लूप में फ्लो करेगा, तो करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, तो बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो ये वाला। लेकिन इस करंट इसमें लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड वो किसकी वजह से जनरेट हुआ, तो वो इसके चेंज होने की वजह से। तो जो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या है, एक इंड्यूस ईएमएफ आया। मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो कैसा है, वो मतलब ये जो करंट आया वो करंट इंड्यूस करंट है, ओके, इंड्यूस करंट है। और जो इंड्यूस करंट है वो क्या करेगा, इसके फ्लक्स मतलब फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो यानी अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, उसको रोकने के लिए खुद का लूप का खुद का फील्ड किधर होना चाहिए, उसके अपोजिट में होना चाहिए, उसके अपोजिट में फ्लक्स फील्ड लाइंस, इसके खुद का लूप का जो फील्ड होगा वो बाहर होने के लिए क्या करोगे, बाहर होने के लिए क्या करोगे, तो ये करंट ऐसे बहना पड़ेगा, ऐसे फ्लो करना पड़ेगा लूप का। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट का ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो उसका फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगा, और मतलब फ्लक्स फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगा, तो ये अपोज कर रहा है। और ऐसे बताइए, ऐसे करंट फ्लो करने के लिए, ऐसे करंट फ्लो करने के लिए आपको बैटरी ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, बैटरी यानी ई इंड्यूस करंट ऐसे, तो इंड्यूस होगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे करंट भी बेसिकली उस कॉज को अपोज करता है, जिस कॉज को जिस कॉज से पैदा होता है, ठीक है ना, उस कॉज को। मान लीजिए ये लूप, अब देखिए अगर ये लूप है, ये लूप आप मूव करा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आया, जब तक बाहर नहीं निकल रहा तब तक, यानी इस यहाँ तक, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा फ्लक्स में। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो इसमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स जीरो है। लेकिन जिसे बाहर निकलने लगेगा, जैसे बाहर निकलने लगेगा, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम होगा, तो यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये इसके फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, अपोज करने के लिए खुद का इसका जो ये लूप का जो खुद का जो ये आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वो इस तरह से होगा कि इस फ्लक्स के घटने को रोकेगा मतलब खुद को बढ़ाएगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ओके। बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि बढ़ाने के लिए इसको इस खुद का जो इसमें करंट फ्लो इस तरह से हो कि इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की मतलब खुद का सपोर्ट करने के लिए किधर जनरेट होना पड़ेगा, अंदर होने के लिए करंट कैसे फ्लो करना पड़ेगा, ऐसे। तो करंट ऐसे फ्लो करेंगे तभी अंदर इसको सपोर्ट कर पाएगा, ओके, इसे यानी घटने को रोकने के लिए। तो इस तरह से डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। लेंज लॉ होपफुली समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर को भी अगर मूव कराते हो ना किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी कंडक्टर को मूव करा, जैसे अभी तो हम क्या कर रहे थे, क्लोज लूप वगैरह का देख रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर को अगर मूव कराते हो किसी इसमें, तो क्या होगा मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है उसके एंड्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वो ईएमएफ कितना होता है, तो ईएमएफ ये इंड्यूस होता है उसके दोनों किनारे के बीच में, और दोनों किनारे के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो कितना आएगा, इक्वल टू BLV या BLV, ठीक है, BLV या BVL हम बोलते हैं, BLV। यानी कि अब ये देखिए ध्यान ये रखने की जरूरत है कि ये तभी जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तभी ये जनरेट होगा, अदरवाइज मतलब इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब इनमें से देखिए ये रॉड है, फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, और इसका रॉड का लेंथ ऐसे, तो तीनों परपेंडिकुलर हो गए, फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे और लेंथ ऐसे, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए,
तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। अगर इनमें से कुछ तो यहाँ पे हो गए तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ आएगा। आई बात समझ में? तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा और वो कितना होगा, बी एल भी के बराबर होगा। अगर मान लीजिए इनमें से कोई सा भी दो अगर पैरेलल हुए तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज अगर मान लीजिए कई बार होता है कि यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज है। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब कैसे यूज, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड का यूज करेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसमें क्या होता है कि देखिए ये तीन थंब या इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये तीनों को जो है ना हम परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर करते हैं। और तो इसमें जो ये परपेंडिकुलर करेंगे, राइट, या ऐसे ही कर सकते हो। बहुत इजी तरीका आपको बताता हूँ ये, क्योंकि याद रखने में बहुत आसानी रहती है। ओके, या तो पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देख लेते हैं। तो इसमें देखिए हम इसको बोलते हैं फादर, फादर मतलब फोर्स, मदर, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसको बोलते हैं चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ओके, फादर मदर चाइल्ड याद रहेगा। थम काफी, थम जो होता है काफी मेजर चीज होती है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो फादर, फैमिली में फादर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फादर मदर चाइल्ड, तो मतलब ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है चार्ज का डायरेक्शन, ये चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन। ओके, चार्ज का या चार्ज का डायरेक्शन वही होगा जो, मतलब इस तरह से जिधर करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन वही होगा जो जिधर लेंथ का डायरेक्शन होगा। मतलब फील्ड अंदर और चार्ज, सपोज कि ये रॉड एक लेता हूँ मैं, रॉड एक ऐसे लेता हूँ। ओके, तो और रॉड को ऐसे मूव कराता हूँ, तो फील्ड अंदर, ये वाला फील्ड अंदर, और ये क्या है, तो ये आपका यहाँ पे फील्ड अंदर, और ये है आपका चार्ज का डायरेक्शन यहाँ पे। तो ये जो डायरेक्शन होगा आपका, नहीं कैसे करेंगे भाई इसको, तो हाँ ऐसे कर लेंगे आप, ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये आपका ये जो है ना, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका किसका, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका वेलोसिटी का। ओके, ये वाला वेलोसिटी मतलब कि जो इस पे आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, और ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा किसका, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका ये इंड्यूस ईएमएफ का, यानी कि चार्ज का डायरेक्शन ये हो जाएगा। करंट अगर फ्लो करेगा तो किधर फ्लो करेगा, इधर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। हालांकि ये रॉड है, क्लोज लूप नहीं है, तो यहाँ पे करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन टेंडेंसी अगर जोड़ोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो उधर ही फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसको और इजी तरीके में बताता हूँ। देखिए बहुत इजी तरीका है। ये क्या है, बहुत सारे फील्ड लाइन, बहुत सारे फिंगर्स हैं, तो बहुत सारे फिंगर्स को बहुत सारे फील्ड लाइंस की तरफ डाल देंगे, और ये थंब क्या है, थंब का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो चार्ज जो होगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल का डायरेक्शन होगा, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे होगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम कर सकते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ से जो चीजें हैं इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका डायरेक्शन। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर टाइम मैग्नेटिक फील्ड अगर खुद वेरी कर रहा है, तो टाइम अगर देखिए क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिए, मतलब यहाँ पे देखिए, हम अभी फैराडे लॉ में देख रहे थे कि भाई किसी फील्ड से, किसी गिवन एरिया से क्या हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो वहाँ पे यानी फ्लक्स जब चेंज हो रहा था तो क्या हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा था, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। ओके, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ऐसे समझ सकते हो कि ये वहाँ पे किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, फील्ड अप्लाई होगा, फील्ड अप्लाई होगा। अब उसी का मतलब यहाँ पे आप उसी का है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है किसी जगह से, तो मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करेगा तो वहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, राइट। ईएमएफ इंड्यूस ईएम वहाँ पे, सॉरी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अगर है चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये क्या है, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जनरेट हो जाएगा, राइट। अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो फ्लक्स है ना, ये इसके बीच का जो फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स पूरा, ये फ्लक्स पूरा चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। या मान लीजिए इतने को ही लेते हैं हम, सपोज करें कि इतने को लेते हैं, ये वाले को लेते हैं, ठीक है ना, ये वाले को लेते हैं। अगर इतने को लेते हैं तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो चेंज हो जाएगा। फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ जब आएगा, तरीके आप ऐसे बोल सकते हो कि इस लूप से, इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ आया, इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ जो आया, इस, तो जब इंड्यूस ईएमएफ आया तो क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो कराएगा। बैटरी इंड्यूस हो गया ना, करंट फ्लो कराएगा। करंट जो फ्लो कराएगा यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और आप लिखते हो ना, एक रिलेशन लिखते हो, तो वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड रिलेटेड हो जाएंगे, और तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है कि सेल्फ इंडक्शन से उस नेक्स्ट बात है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो अगर क्या होता है, अभी अब हम देख रहे थे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि एक लूप है, लूप में आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो। सपोज करें कि एक लूप लेते हैं, ओके, एक लूप लिया, सपोज करें लूप लिया आपने। अब ये लूप जो ले रहे हो, इससे पास होने वाला करंट, सपोज करें कि इससे पास होने वाला करंट आपने क्या किया, चेंज किया। तो अगर करंट चेंज करोगे, इससे पास होने वाला करंट अगर चेंज करोगे तो क्या होगा कि इससे जो फील्ड लाइफ, मतलब करंट अगर फ्लो करोगे तो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ये इस तरह से होगा कि इसके फ्लक्स को चेंज करे, मतलब अपोज करे। तो फ्लक्स के अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, मान ली करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि इसको घटाए, ओके, इसको घटाए, इसको बढ़ने नहीं दे। है बस में, इसको बढ़ने नहीं दे। बढ़ने नहीं देने के लिए क्या करेगा कि ये खुद का फील्ड जो होगा वो इस तरह से जनरेट करेगा। इस तरह से जनरेट करने के लिए इसका है बस में पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से होगा यहाँ पे। तो अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका, यानी कि ये जो जो लूप है, मतलब जो कॉइल है, कॉइल से जो ये जा रहा है, कॉइल से जो करंट पास हो रहा है, अगर ये कॉइल लिया आपने और इसे पास होने वाला जो करंट है, का पास होने वाला जो करंट है, वो करंट अगर वेरी कर रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी वेरी करेगा। यानी कि तो फ्लक्स वेरी करेगा तो फिर भाई इसमें करंट है, करंट चेंज हुआ तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ओके, यानी इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से। ओके, जिस तरह से, और उसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं और एल, और ये जो है ना आपको लेंज लॉ इसको डिसाइड करता है कि डायरेक्शन इसका, राइट। सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो वो इसका जो एन फाइव, एन लूप्स है तो एन लूप्स है तो एन फाइव फ्लक्स हो जाएगा, और एन फाइव फ्लक्स हो जाएगा तो ये आप यहाँ से एन फाइव फ्लक्स है तो एन इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू, इससे जो एसोसिएट फ्लक्स है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको यहाँ पे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला भी कौन है, ठीक है, बंद कर दिया
स्टार्ट करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए एक सोलेनॉइड की अगर बात करें तो सोलेनॉइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू एन स्क्वायर आई इंटू ए। और यहाँ से अब बात करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं। नॉर्मली पोटेंशियल जो है ना कि जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो एक इंडक्टर में, वो इंडक्टर में कैसे हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव हम लेते हैं, सबसे मेन चीज वहाँ पे है कि सपोज करिए देखिए कॉइल है और एक कॉइल में देखिए करंट, आप मान लीजिए कि करंट इधर से एंटर कर रहा है। हमेशा आपको पता है ना, अगर एक मैं रजिस्टर लेता तो रजिस्टर होता, तो रजिस्टर में क्या होता है, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ओके, अगर एक मैं एक कंडक्टर लेता तो मतलब रजिस्टर लेता तो, अब ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर में जो ये समझ लीजिए कि आप क्या करेंगे, हमेशा ऑलवेज याद रखिए, देखिए इसमें पॉसिबिलिटी है कि करंट इंक्रीज हो सकता है और करंट डिक्रीज हो सकता है, दोनों पॉसिबल है इसमें। ओके, तो करंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। तो हम करेंगे क्या इसमें, हमेशा किसी भी कंडीशन में हम ये मान लेंगे कि भाई करंट जिस भी टर्मिनल से घुस रहा है, हम मानेंगे कि ये हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये हम मानेंगे इसको हाई पोटेंशियल पे। तो इसका ये जो है पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, क्योंकि आपने मान लिया कि हाई पे है और वो लो पे है, आपने मान लिया ना हाई पे और वो लो पे है, तो ये जो हो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इस वाले को पॉजिटिव मानना है, उसको नेगेटिव मानना है, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में जो आएगा वो आएगा एल डी आई बाई डी टी, ऐसे आएगा एल डी आई बाई डी टी, आएगा समझ, यानी कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, दैट इज इक्वल एल डी आई बाई डी टी, ये आएगा। अगर मान लीजिए कि ये एल डी आई बाई डी टी, सपोज करिए आपका ये करंट इंक्रीज कर रहा है, सपोज कर करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पॉजिटिव है, करंट अगर इंक्रीज कर रहा है
तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपका मानना सही है, बिल्कुल आपका बिल्कुल मानना सही है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। अगर मान लीजिए कि ये डी आई बाई डी टी कम है, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, तो क्या होगा, तो लेस देन जीरो होगा, यानी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जब नेगेटिव है यानी कि ये दिस माइनस दिस, ओके, ये अगर नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो क्या होगा भाई, अपने आप यहाँ से डिसाइड हो गया, ये नेगेटिव दे दिया पूरा, नेगेटिव का मतलब ये अपने आप बता रहा है, ये डिफरेंट, ये दिस माइनस दिस नेगेटिव है, इसका मतलब ये लो पे है, ये हाई पोटेंशियल पे, ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ये कर देगा, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो दिस इज वी ए इज लेस देन वी बी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको पता चल रहा है, ये ठीक है कि ये लो पे है, और ये कैसे पता चला, तो इसका रेट ऑफ चेंज जो है ना वो नेगेटिव आ रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो वहां से आप यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसानी से कर सकते हो, और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है जब अगर आप कोई लूप में क्लोज लूप के डिस्कस कर रहे हैं, तब वो वहाँ पे वो अच्छे से उसको चीज को समझना जरूरी है। अब अगली देखिए, अभी सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, तो एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट को फ्लो करने पर करंट के फ्लो को रोकता है, खुद के करंट, खुद के कॉइल में जो करंट का चेंज होता है, ओके, उसी को रोकता है वो, ये सेल्फ इंडक्टेंस उसी को बोलते हो। यहाँ पे क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब उसमें पहले वाले में सेल्फ इंडक्टेंस में क्या है, खुद के कॉइल में अगर चेंज आ रहा है कुछ भी फ्लक्स में, तो उसको अपोज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ पे क्या है कि एक कॉइल है, और कॉइल, यहाँ पे कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके बगल में कोई दूसरा आपने कॉइल अगर रख दिया, तो इसमें अगर कोई भी चेंज आया फ्लक्स में, तो इसमें भी चेंज आएगा, मतलब कुछ भी आपने चेंज, कुछ भी फ्लक्स में चेंज आया, ओके, तो कुछ भी चेंज आया फ्लक्स में, तो ठीक है ना, फ्लक्स में चेंज आया तो ये इससे पास करेगा, ठीक है ना, ये इससे पास करेगा, आई बस में इससे इस पास करेगा, और जो अगर इसमें हमने कुछ भी चेंज किया इसमें, तो उसका उसकी वजह से जो फील्ड लाइन जो जनरेट होगी, फ्लक्स जनरेट होगा, इससे पास होगा, फील्ड लाइन से इससे पास करेगा, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, या ऐसे वो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि देखिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना है, ये डिपेंड करता है कि पहले वाले में कितना करंट चेंज कर रहे हो, किस तरह से आप करंट को चेंज कर रहे हो, देख रहे हो, मतलब आपने बगल में कोई कॉइल, कोई सर्किट है, उसके बगल में कोई पड़ोसी, कोई है, कोई पड़ोसी, तो पड़ोसी में पड़ोसी क्या करेगा, इंड्यूस होगा, पड़ोसी में इंडक्शन आएगा, तो ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जब पड़ोसी एक को देख के उसके बगल में पड़ोसी पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वहां पे काम करता है, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। यानी इसमें इस वाले में, जिसमें देखिए इसमें कोई कॉइल में कोई भी इसमें करंट का सोर्स नहीं लगा है, फिर भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, क्यों आ रहा है इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि उसके बगल में पड़ोसी वहां पे है, तो पड़ोसी में चेंज आ रहा है, तो वही चीज यहाँ पे जो है ना, जो इंडक्टेंस आता है इस तरह से, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। अब यहाँ पे ये चीज, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं, अब मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना, ये इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ओके। अब उसके बाद हम बोलते हैं आरएल सर्किट में चलते हैं, अभी मैं अभी आपको बताया कि एक, अभी आपको बोल रहा था मैं कि भाई एक इंडक्टर में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे काम आएगा, कैसे काम आएगा, देखिए एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, और एक इंडक्टर है, इसको हमने जोड़ा, जैसे जोड़ा मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन सर्किट कंप्लीट किया, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट, क्योंकि देखिए जैसे ही करंट फ्लो करेगा ना, तो आपको पता है कि वो इंडक्टर जो है, इंडक्टर क्या करता है, इसके वही करंट जो फ्लो करना चाहेगा, बैटरी तो पूरा करंट फ्लो करना चाहेगा, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर से जो करंट बढ़ना शुरू करेगा, तो ये रोकेगा, ये रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये बीच इसमें इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि इसको अपोज करे, इसके बढ़ने को अपोज करे, इसको बढ़ने को अपोज करे, यानी कि वो किस इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस फ्लक्स को चेंज करने से वो रोके। कुल मिला के क्या है, तो एक क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप है तो केवीएल लगा सकते हो ना, केवीएल लगा सकते हो, कैसे केवीएल लगा सकते हो, देखिए ये प्लस माइनस क्लोज लूप है तो केवीएल लगा सकते हो, ये प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने बोला था कोई करंट जिधर से एंट्री करे उधर प्लस माइनस,
प्लस मानिए और माइनस मानिए, वो अपने आप अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो अपने आप ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वो आप अपने हमेशा आपको जिधर से करंट एंट्री मार रहा है उधर पॉजिटिव मानना है। केवीएल आप इसमें लगाएंगे, यहाँ से ले लेता हूँ, आई करंट आई जा रहा है तो आई इंटू आर, यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन यहाँ पे भी मिलेगा, प्लस साइन एल डी आई बाई डी टी, ओके, डी आई बाई टी, यहाँ पे माइनस है, माइनस ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यानी कि वही इक्वेशन यहाँ पे देखिए लिखा है, इसको मतलब एक जैसे मैंने माइनस लिया है तो इधर क्या करें, ये उल्टे चले हैं, ऐसे चला है, ये ऐसे चला इसलिए माइनस आया, सब जब माइनस ले लेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अब उसी को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आता है, ठीक है ना, ये आपका सॉल्व करेंगे तो इसको ये इक्वेशन आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाता है इसको, राइट। अब इसको थोड़ा सा और मैं ये करूँ, इजी करूँ, ये क्या, आई की वैल्यू जो है आई नॉट, इसको आई नॉट बोलता हूँ, आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, है बस मुझे। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कैसे काम करेगा, ये इंडक्टर कैसे काम करेगा, टी इक्वल टू यानी करंट कैसे बहेगा, टी इक्वल टू जीरो पे लेंगे तो टी इक्वल टू जीरो पे आप यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो इसका ई के पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये करंट जो होगा वो जीरो करेगा, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इंडक्टर से, एक ओपन सर्किटेड वायर की तरह काम करेगा, ओके। मतलब वहां पे इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट अगर ड्रॉ करूं तो इक्विवेलेंट सर्किट देखो ऐसे ड्रॉ होगा, मतलब एक रजिस्टर यहाँ पे हो गया और जहां पे भी इंडक्टर है ना वहां ओपन सर्किटेड हो जाएगा, ये आर है और ये ई है, ओके। उसके बाद क्या होगा तो टाइम कांस्टेंट, मतलब ये चीज, अब इसी में टी इक्वल टू टी टेन टू इन्फिनिटी ले लो तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू टी टेन टू इन्फिनिटी करो तो इन्फिनिटी करोगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये आई नॉट के बराबर हो जाएगा, आई जो होगा वो आई नॉट के बराबर, देखिए मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, याद रखिए इस समय मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी कि ये तो टी इक्वल टू जीरो पे बनाया था मैंने, अब टी इक्वल टू टी जो है ना टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कब हो क्या होगा, तो ये जो है ये एक ओपन यहाँ पे कैसे होगा, तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब आपको देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम जो करंट होगा ना कांस्टेंट हो जाता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है, एकदम बिल्कुल कांस्टेंट करंट होता है इंडक्टर में आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे सर्किट कैसे काम करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो एक बैटरी है और एक रजिस्टर है, और रजिस्टर की जगह आप यहाँ पे जो इंडक्टर था ना, इंडक्टर की जगह आप सिंपल वायर जोड़ सकते हो, सिंपल वायर जोड़ सकते हो ये, ओके। कांस्टेंट करंट पास करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके, कांस्टेंट करंट पास करेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके। टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट जैसे हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर में वही यहाँ पे भी है, मतलब कि मैक्सिमम जितना करंट हो सकता है उसका 63% जितना पहुंचने में टाइम लगता है उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। डिके ऑफ करंट, उस तरह से हम डिके ऑफ करंट भी, मतलब कि जैसे एक बार करंट मैक्सिमम करंट उसमें पास कर रहा है तो मैक्सिमम करंट जब एक बार पास कर रहा है तो उसको डिके होने में, सपोज करें कि उसमें करंट, ये इंडक्टर है और ये इंडक्टर है और ये रजिस्टर है और ये यहाँ पे बैटरी है, ओके। अब ये क्या होगा कि पूरी तरह से बहुत देर से ये मतलब पूरा चार्ज हो गया, मतलब चार्ज मतलब करंट भी से फ्लो करेगा, यहाँ पे चार्ज नहीं है तो करंट फ्लो करेगा, तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर गया, मतलब जितना मैक्सिमम चार्ज चलना था ये फ्लो हो गया, करंट इसमें इसका ई है और इसका आर है, तो करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट, ये इसका ई बाई आर के बराबर, क्योंकि यहाँ तो सिंपल वायर की तरह काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते, मतलब कि सॉरी इस बैटरी को बाहर कर देते हैं, बैटरी को बाहर करने का मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, मतलब अभी कैसा है सर्किट दिखेगा, सर्किट दिखेगा ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये बैटरी बाहर हो गया, बैटरी बाहर हो गया। अब इसमें करंट जो मैक्सिमम फ्लो कर रहा था, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, तो उस इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो एनर्जी धीरे धीरे डिके होना शुरू होती है, डिके होना शुरू होगा, मतलब कि अब उसकी वजह से करंट इसमें पास होना शुरू करेगा, पास करेगा तो पास जो करेगा तो धीरे 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 ये देखिए पास होगा, यानी जो एनर्जी यहाँ पे थी उसकी वो एनर्जी यहाँ पे खर्चा होता जाएगा, खर्चा होता जाएगा, मतलब एनर्जी घटता जाएगा, मतलब धीरे 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 धीरे
वो क्या होगा, ये करंट घटता चला जाएगा और जीरो हो जाएगा। अब बस एनर्जी स्टोर कितना होगा, एनर्जी स्टोर आप यहाँ से लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर कितना होगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर जो होगा वो एक इंडक्टर में वो एल हाफ एल आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाफ एल आई के बराबर हो जाएगा। उसी को करंट ये एनर्जी डेंसिटी बोले अगर, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालूं मैं, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा तो ये चीज आएगा बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखिए एलसी सर्किट, यहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं कि एलसी ऑसिलेशंस क्या है। ओके, यहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस देख लेते हैं एक बार। तो एक अगर कैपेसिटर है पूरी तरह से चार्ज है और उसके साथ हमने एक इंडक्टर जोड़ दिया, पूरी तरह से चार्ज है और एक इंडक्टर जोड़ दिया। ठीक है, राइट, इंडक्टर जोड़ दिया। ओके, तो इंडक्टर आपने जोड़ा अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो चार्ज है, चार्ज की बेसिस में जो है चार्ज है वो उसके बेसिस में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो अब यहाँ पे करंट, यहाँ पे चार्ज घटना शुरू करेगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ना, करंट बढ़ना शुरू करेगा, करंट बढ़ते 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 और एक मैक्सिमम करंट आ जाएगा, तब तक ये चार्ज इसमें क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया, उसके बाद धीरे 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 ये चार्ज यहाँ स्टोर होना शुरू करेगा। यहाँ जब चार्ज स्टोर यहाँ होगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे पूरी तरह से यहाँ चार्ज स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम इस वाले पे, नेगेटिव वाले पे। तब तक इसमें करंट जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस फिर से करंट ऐसे। तो करंट जो है ना, ये एक तरह समझ लो कि यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगी और एनर्जी या मतलब करंट चार्ज जो है यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो भी कैपेसिटर में स्टोर थी वो कहाँ चली जाएगी, इंडक्टर में, फिर इंडक्टर से चली जाएगी कैपेसिटर में, कैपेसिटर से इंडक्टर में, ऐसे क्या करेगा कि ये रिवर्स होता जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब करंट इन द करंट आई इन द सर्किट एंड द चार्ज क्यू ऑन द चुलेट। चार्ज जो होगा, चार्ज ऑसिलेट करता है, यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट करता है, चार्ज एसएचएम करता है, इसलिए यहाँ पे एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में ये बेसिकली जो है आरसी एंड एलसी एंड यहाँ पे देखिए जो है ना, हम यहाँ पे वोल्टेज जो है ना, बेसिक अल्टरनेटिंग करंट क्या है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों जो है वो अपना पोलैरिटी चेंज करते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनका साइन होता रहता है, राइट, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए करंट जो होगा, करंट टाइम का फंक्शन होगा और उसी तरह से वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन होगा। अगर वोल्टेज की बात करोगे तो वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन होगा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एक चीज निकालते हैं क्या, बेसिकली अगर एक साइकिल की बात करें, एक साइकिल कंप्लीट साइकिल की बात करो, तो कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू होगी, यहाँ पे करंट क्या है, करंट है और यहाँ पे टाइम है। तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर देखोगे तो एवरेज वैल्यू निकालोगे, मीन वैल्यू निकालोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू नहीं निकालते, खाली यहाँ तक ही निकालते हैं, हाफ के लिए निकालते हैं। ओके, उसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज। ओके, आरएमएस वोल्टेज वो देखिए पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू अपॉन रूट टू, ये आरएमएस वैल्यू डिफाइन करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हाफ साइकिल पूरे साइकिल के लिए निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर होने से पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म ही रहता है, ये स्क्वायर होने पर पॉजिटिव टर्म रहता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इम्पीडेंस। क्या है इम्पीडेंस, बेसिकली एक तरह समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस की तरह का ही एक टर्म है, जो कैपेसिटर में और रजिस्टर, कैपेसिटर में और इंडक्टर में होता है। जब आप इसको एसी से जोड़ते हैं तो इसमें एक इम्पीडेंस जो होता है वो एसी की तरह, मतलब रजिस्टर की तरह ही एक टर्म यहाँ पे आपको मिलता है। इसके यूनिट जो देखोगे वो यूनिट्स इम्पीडेंस के वही होते हैं जो एक रजिस्टर का होता है। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस जो होता है इन एनी सर्किट द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वोल्टेज टू द इफेक्ट, ऑफ कोर्स जैसे कि आप अगर डीसी पढ़ रहे होते, अगर डीसी पढ़ रहे होते तो क्या करते हैं आप, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू
V बाई आई होती है ना, तो यहाँ पे उसी तरह से हम एक इम्पीडेंस डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट, या फिर इसकी आरएमएस वैल्यू और करंट की आरएमएस वैल्यू, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से कोई सा भी आए आप लिख सकते हो। ओके, फेजर। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली एसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है कि भाई करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ जीरो होंगे, एक साथ नेगेटिव होंगे, मतलब एक साथ, मतलब उनका जो चेंजेस जो भी आते हैं दोनों में एक साथ होते हैं, यानी हम बोलते हैं उसको कि हमेशा वो फेज में रहते हैं, हमेशा ऑलवेज फेज में होते हैं, यानी कि डीसी का वहाँ पे बेसिकली हम मतलब हमेशा चेंजेस जो होंगे वो दोनों में सेम टाइम पे होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं डायरेक्शन वगैरह जो भी चेंजेस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे लेकिन एसी में ऐसा सारे एलिमेंट के साथ नहीं होता है, सारे एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ एलिमेंट में जो है ना, यहाँ पे सारे एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ जैसे करंट में वोल्टेज और करंट जो होता है वो सेम फेज में होते हैं, लेकिन कैपेसिटर में और इंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, बस में। तो हम ये एसी सर्किट विद ए रजिस्टर, ओके, एसी सर्किट विद ए रजिस्टर, तो इंस्टेंटेनियस करंट ये जो आएगा इंस्टेंटेनियस करंट वो आपको आ जाएगा इतना। इसमें देखेंगे ये चीज याद रखना जरूरी है, देखिए हर एलिमेंट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज क्या होता है, फेज का मतलब कि वो दोनों एक साथ अगर मैक्सिमम हो रहा है तो दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहा हो, दोनों एक साथ मिनिमम हो रहा है तो दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, या दोनों जीरो बन रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं, तो ये उनको हम बोलते हैं कि दोनों फेज में। अब इसका एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम क्या है, तो बेसिकली करंट और मतलब इसमें क्या है, बेसिकली हम जो पीक वैल्यू होती है ना, पीक वैल्यू को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और वो वेक्टर की तरह ट्रीट करके हम उसको सॉल्व करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो उसका लेंथ जो होगा, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना, लेंथ मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन जो होगा वो एंगल होगा, एंगल दिखाएगा, डायरेक्शन जो होगा वो एंगल दिखाएगा, सही है। तो एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, जब बनाते हैं फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही जरूरी है। फेजर डायग्राम आप जब बनाते हो कैसे बनाते हो, जब बना मान ली कि हमारे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, सपोज करिए v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी है। अब देखिए ये आई जो है, आई लिखा आपने, आई मतलब हम ये ऐसे तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये आप सबको पता है, वोल्टेज भी स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता है, लेकिन फेजर डायग्राम जब बनाते हैं तो इसमें हम करंट को और वोल्टेज दोनों को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, दोनों को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, और ये इसका डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका एंगल कितना है, तो एंगल है ओमेगा टी, ये एंगल, ठीक है ना, ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और दिस इज आई नॉट, ओके, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और ये आई नॉट, ये उसी तरह से वोल्टेज, अगर मैं बात करूं वोल्टेज का, तो देखिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वी नॉट, ये ज्यादा इससे आई से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मैं छोटा लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये वी नॉट है, और एंगल कितना है, एंगल ये सेम एंगल है, ये वाला जो एंगल है वही एंगल से, अगर दोनों का एंगल अलग अलग हो तो आई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस कुछ मान लीजिए पाई बाई 3 ले लीजिए, पाई बाई 3, तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो कैसे बनाएंगे, इसका भाई मैग्नीट्यूड ये है, जो वेक्टर लोगे आप उसका मैग्नीट्यूड ये लोगे, ये वाला, तो और इसका एंगल कितना है, एंगल ये है। वेक्टर कैसे दिखाते हैं, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड आपका ये होगा, और डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा ओमेगा टी, ये जो है वी नॉट, ये मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन एंगल है, एंगल कितना ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3, ठीक है ना, दिस इज वी नॉट, और ये जो है पाई बाय 2। टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल है, ये एंगल आएगा पाई बाय 3 प्लस ओमेगा टी, पाई बाय 3 प्लस ओमेगा टी, है बस में ये चीज है।
तो उसको अब देखिए ये चीज़ हम क्या करते हैं कि सबके लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। एक रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर में दोनों सेम फेज में होते हैं। याद रखने वाली चीज़ है कि क्या किसमें क्या होता है। तो एक रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे, यानी दोनों एक साथ मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। एक कैपेसिटर में, एक रजिस्टर में हो गया, कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है वो लैग करता है, नहीं वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। ओके, ये याद रखिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे इम्पीडेंस जो आएगा, इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इम्पीडेंस जो आएगा वो इस तरह से आप लिख सकते हो। क्या है, तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय जी, यहाँ पे करंट ये होगा आपका, ठीक है ना, करंट यहाँ पे आया तो इस तरह से आपका यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पीडेंस हो गया 1/ओमेगा c, और इंडक्टर में इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें इंडक्टर में याद रखिएगा वोल्टेज होता है ना लीड करता है और करंट लैग करता है, ठीक है। उसके बाद एलआरसी सर्किट एक देखते हैं जिसमें तीनों को एक साथ रखते हो, तीनों को एक साथ रखते हो तो उसमें क्या होगा, जब तीनों को एक साथ रखते हो इसका फेजर, तो देखिए करंट तो सब में सेम जा रहा है ना, करंट सेम जा रहा है कि नहीं, करंट कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसको आप एक्स एक्सिस पे ले लो, करंट सब में कॉमन है तो एक्स एक्सिस पे ले लो। ओके, इसमें फेजर डायग्राम में या तो पीक वैल्यू डालते हो, ड्रॉ करते हो, या फिर आरएमएस वैल्यू डालते हो, दोनों में से कोई सा भी डालते हो। तो यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे जो है ना ये भी रजिस्टर, मैं ये सब पीक वैल्यू ले रहा हूँ मैं, तो रजिस्टर का जो पीक वैल्यू है वो लिया, यहाँ पे भी जो इंडक्टर में है वो लेते हैं, लिया मैंने कैपेसिटर यहाँ पे VC। अभी दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दिस माइनस दिस, यानी कि VL माइनस VC, VL माइनस VC, दिस माइनस दिस, ये है कितना, है ना। और ये जो चीज है यानी कि इसका ये जो चीज है, राइट, ये अब मतलब क्या है ये, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है यहाँ पे, यानी जो नेट वोल्टेज आया, वोल्टेज दिस इज V, ये भी इसके बराबर होगा, इसके पीक वैल्यू के, मतलब ये पीक, इसके पीक वैल्यू के बराबर होगा जो भी आया, है ना। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ये, और वेक्टर सम की तरह करेंगे, वेक्टर की तरह करेंगे, ये है आपका VL माइनस वेक्टर की तरह, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो रिजल्टेंट आप पाइथागोरस लगाते हो ना, पाइथागोरस लगा लेंगे, ये और ये इसके जो है ना, तो पाइथागोरस कैसे निकाल लगाते हो, तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, इन दोनों में कोई से बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा, ये मैंने मान के चला कि ये बड़ा है VL VC से, आप इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये छोटा हो इससे, यानी ये बड़ा हो इससे, ऐसा हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ डायग्राम में दिखाने के लिए कि ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब ये जो है VR इक्वल टू क्या है, I इंटू R, मतलब आई, ये क्या पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू, और उसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, VL की वैल्यू कितनी होगी, तो I नॉट इंटू एक्सएल, और उसी तरह से VC की वैल्यू कितनी होगी, I नॉट इंटू XC, ये होगा। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर मैं करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखते मिलता है, V की वैल्यू आएगी I नॉट इंटू जेड, जेड क्या है ये, जेड वेयर जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, करेक्ट ना। अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाए, सपोज करो ये और ये, अच्छा एक और चीज मैं बताऊंगा, जो डीसी में आप क्या करते हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तीनों को सम कर देते हो, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तीनों को सम कर देते हो तो इसके मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फेजर डायग्राम से आपको निकालना पड़ता है। ये जो रिजल्टेंट, ये क्या है, ये वाला ये रिजल्टेंट निकाला, ये वाला ये है आपका, ठीक है ना, दिस इज द V नॉट। तो ये थोड़ा अंतर है आपका, ये काफी बड़ा मेजर अंतर है, थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा मेजर अंतर है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो अगर ये VL और VC दोनों बराबर हो जाए, VL और VC दोनों बराबर हो जाए तो XL माइनस XC, यानी कि ऐसे बोलो कि ये VL माइनस VC जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो वोल्ट यहाँ पे किसके बराबर, V नॉट जो होगा I इंटू R के बराबर होगा,
यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हो कि करंट जो निकालोगे करंट दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड. ओके, वी नॉट बाई जेड, तो दिस इज वी नॉट बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर. तो अगर दोनों बराबर हो जाए, कौन सा एक्सएल और एक्ससी, तो क्या होगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा. करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस हुआ. ओके, रेजोनेंस हम बोलते हैं अगर करंट मैक्सिमम हो तब. ठीक है, ये चीज़ है. अब इसमें चीज़ें ये थोड़ा सा आप कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट्स है, आप कर सकते हो, नोट्स देख सकते हो. ठीक है, अगर ओमेगा सी ये क्या है बेसिकली, तो दोनों बराबर हो गए ना, एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो गए, तो हम बोलेंगे भाई कौन सा बच गया, खाली रेजिस्टेंस बच गया ना. आपको मैंने बोला जेड इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी. ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये वाली चीज हो गई. अब मैं आपको बता रहा था, ये हम लोग ये देख रहे थे कि अगर दोनों बराबर हो गए, ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए तो जेड किसके बराबर, आर के बराबर, यानी पूरी तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह होगा. तो ये जो है ना, ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह होगा, टेन. ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट की तरफ होगा. अगर मान लीजिए कि ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, तो क्या होगा भाई, ये बड़ा है तो इसका प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, है ना. प्रॉपर्टी ज्यादा होगा मतलब इंडक्टिव, पूरा ओवरऑल इंडक्टिव मतलब उसका इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा. वही चीज यहाँ बोला है इन्होंने कि ओमेगा एल अगर बड़ा है 1 ओमेगा से, यानी कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से, इट फॉलोज दैट tan phi इज पॉजिटिव. इसका मतलब कि दैट मींस phi इज पॉजिटिव, हेंस इन सच ए केस वोल्टेज लीड्स द करंट. अब बताइए इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है, लीड ही तो करता है. इंडक्टर लीड करता है, तो ये बेसिकली वोल्टेज लीड करेगा, और इसका वाइस वर्सा करोगे तो ये लैग करेगा. है बात समझे, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा. ओके, अब ये चीज अभी मैंने किया कि अगर दोनों बराबर कर दिया तो ये मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा तो रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस होगा तो उसकी कौन सी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जब रेजोनेंस कब हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है यानी किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है. एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल क्या है ओमेगा एल दैट इज इक्वल 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, एल सी आएगा. ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, ये चीज आप यहाँ देख सकते हो. पावर, यहाँ से पावर की वैल्यू जो होती है, ये एक हम डिफाइन करते हैं. पावर यहाँ पे जो लेते हैं, एक टर्म आ जाता है पावर फैक्टर का. नॉर्मली हम इससे पहले जो करते थे वो उसमें डीसी में पावर फैक्टर जैसा कोई टर्म नहीं आता, लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर एक टर्म आता है, यानी कि एवरेज पावर जो निकालते हैं आरएमएस इंटू कॉस फाई, दैट मीन्स कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, राइट. यानी अपेरेंट पावर इनटू कॉस फाई. अपेरेंट पावर कौन सा है, तो ठीक है ना, ये ईआरएमएस और आईआरएमएस ये अपेरेंट पावर है. आई बस में, तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. तो ये अगर कॉस फाई की वैल्यू अगर जीरो है तो पावर जीरो होगा, पावर जो कंज्यूम होगा. और ऐसे कंडीशन में जब अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई, कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या होगा कि कॉस फाई की एवरेज पावर जीरो होगा, मतलब कि पावर खर्चा ही नहीं हुआ. खर्चा नहीं हुआ तो पावर, तो उसको बोलते हैं वाटलेस करंट. किसको बोलते हैं, वाटलेस करंट. ओके, एन एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इज जीरो, एवरेज पावर बोलते हैं. चॉक कॉइल, जैसे नॉर्मली कॉइल हम यूज करते हैं तो नॉर्मली उसमें एक रेजिस्टेंस भी होता है थोड़ा बहुत. रेजिस्टेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस जो होता है मतलब कि एक तरह से कैसे काम कर रहा है, एक रजिस्टर की तरह, रजिस्टर और साथ में इंडक्टर. नॉर्मली एक आइडियल चोक कॉइल अगर है, इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. लेकिन ये होता है कोई अगर नॉर्मल रियल लाइफ का अगर है, तो उसमें इसमें क्या होता है, एक रजिस्टर भी होता है, रजिस्टर भी होता है. इफेक्टिवली अगर देखें तो रजिस्टर भी होता है, मतलब एक एल और आर, एल आर सर्किट ये बन जाएगा. अगर जब एल आर सर्किट बनेगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, तो फेजर डायग्राम इधर में क्या होगा, ये आर हो जाएगा और इधर में एक सेल हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा ये दोनों का रिजल्टेंट. ठीक है ना, तो दिस इज जेड, जेड इक्वल टू, तो जेड इक्वल टू नॉट नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस
एक्सेल का स्क्वायर, ये क्या है आपने ये लिया, ठीक है, इसके ये से कर सकते हैं। तो यहाँ से करंट आप निकाल सकते हो वी नॉट बाई जेड निकाल सकते हो करंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जो ना यहाँ पे बस इतना में आपका कंप्लीट हो गया थ्योरी, आप इसको देख सकते हैं और तो समझ सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, मैं विशेष करूंगा कि आप इजी क्वेश्चंस देखिए, अपने लेवल का क्वेश्चन करिए, अभी मेंस के हिसाब से क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये एक्चुअली कभी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा है ना, इसको मैं अभी करने का जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन वगैरह फाइंड आउट करना है। लेकिन हाँ एक जरूर है कि उस दिन 24 तारीख के डेट में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, बहुत एक क्वेश्चन आया था, उसमें यही था कि रॉड है और एक रॉड है, उसको रोटेट किया जा रहा है, रॉड को रोटेट किया जा रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आया था, तो उसमें ई इंड्यूस जो होता है रॉड में हाफ बी ओमेगा और एल स्क्वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ओके, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे राइट। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, तो इसमें क्वेश्चंस थोड़ा सा आप बस यहाँ तक आपका हो जाएगा, पूरा रिवीजन आप हो चुका है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आप कुछ कर सकते हैं आप, और ये आपका इंडक्टर से क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नहीं ये हुआ खत्म, मतलब नहीं छूटने चाहिए आपके। ओके, कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उसके बेसिस पे। तो उसको फिनिश करते हैं यहीं पे, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जब। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, थैंक यू।